आज का हमारा पाठ है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एक एकांकी है। वास्तव में यह एक साधारण एकांकी न होकर एक विचार प्रधान एकांकी है, जिसमें हमारे समाज में जो नारी को उचित गरिमा नहीं प्रदान की गई है, उस समस्या का उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली चित्रण किया है। इस एकांकी की शुरुआत एक कमरे से होती है जो मामूली तरह से सजा रहता है। उसमें किसी महाशय की पीठ नज़र आती है, वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं और तख्त का दूसरा सिरा एक तख्त लेकर वो आते हैं, जिसमें एक तरफ उन्होंने पकड़ के रखा है, एक तरफ उनके नौकर ने उसको पकड़ के रखा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं संवाद शुरू हो जाता है एकांकी का। उसमें पहला कौन है? पहला बाबू है, नौकर है। यहाँ पर वो लोग घर को सजाने की बात कर रहे हैं कि तख्ते को कहाँ रखना है, इस बारे पे बातचीत कर रहे हैं। जो बाबू है यानी उनका नाम राम स्वरूप है, वो अपने नौकर के साथ मिलकर तख्त ला रहे हैं और कमरे को सही तरह से सजाने का प्रयास कर रहे हैं। तख्त पर दरी और उसके ऊपर चादर बिछाई जाती है। प्रेमा राम स्वरूप से कहती है कि उमा मुँह फुलाए बैठी है, तुम उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा दिए हो, जिसके कारण वो सर चढ़ गई है। प्रेमा अपने पुराने ज़माने को अच्छा बताती है और यह भी बताती है कि लड़कियां उस समय बहुत कम पढ़ी लिखी थी, पढ़ लिखती ज़्यादा नहीं थी। प्रेमा यह भी शिकायत करती है कि उमा पाउडर वगैरह भी नहीं लगा रही, अर्थात मेकअप नहीं कर रही है, जबकि लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। जिसके फलस्वरूप राम स्वरूप उसे समझाते हैं कि लड़के वाले आएंगे तो उन्हें उनके सामने उमा को पान लेकर भेज देना। वास्तव में यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि लड़की को देखने वाले यानी उमा को देखने के लिए कुछ लड़के वाले आने वाले हैं, जिसके कारण उनके माँ बाप और अपने नौकर के साथ मिलकर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, यानी अच्छे से घर को सजाने का प्रयास कर रहे हैं, उमा को अच्छे से प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उसकी शादी निश्चित हो जाए और वो उसकी शादी उस लड़के से कर सके। आगे देखते हैं कि कमरे में सितार वगैरह भी सजा दिया जाता है, रख दिया जाता है। क्यों ये सब करते हैं? क्योंकि उन्हें ये दिखाना है कि लड़की न सिर्फ पढ़ने लिखने में या फिर न सिर्फ घर के कामों के में ही होशियार है, बल्कि वह गीत संगीत में भी दक्ष है। यह भी प्रदर्शन करना है उन्हें। राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को हिदायत देते हैं, मतलब कि प्रेमा को समझाते हैं कि लड़के वालों को यह मत बताना कि लड़की बीए पास है, क्योंकि उनको पढ़ी लिखी तो बताएं लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं दिखाना, यानी सिर्फ इतना बताना है कि हम पढ़ी लिखी है, लेकिन बीए पास यानी ग्रेजुएट लड़की उन्हें नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि लड़के वाले जो हैं वो थोड़े दकियानूसी विचार वाले हैं, इसलिए राम स्वरूप ने उनको यही बताया कि उनकी बेटी सिर्फ मैट्रिक पास है, यानी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की लड़के वाले को नहीं चाहिए, इसलिए लड़की का पढ़ा लिखापन उनसे छुपाना है। राम स्वरूप कहते हैं कि उमा को देखने स्वयं लड़का भी आ रहा है। लड़के का नाम शंकर रहता है और उनके पिता गोपाल प्रसाद भी आ रहे हैं। देखा जाए तो गोपाल प्रसाद स्वयं वकील हैं, अनेक सभाओं में जाते हैं, सोसाइटियों में जाते हैं। उनका लड़का भी बीएससी करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और यानी कि दोनों पढ़े लिखे घर के हैं, खुद पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी उन्हें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, ऐसा विचार है। इसलिए राम स्वरूप अपनी पत्नी को मना कर देते हैं कि तुम ये मत बताना कि लड़की मेरी बीए पास है। आगे देखते हैं। कुछ समय बाद फिर घर में लड़के वाले आने लगते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर यानी बाप बेटे दोनों वहाँ पर आते हैं। चूँकि राम स्वरूप लड़की का पिता होता है, इसलिए वह अत्यधिक विनम्रता दिखाते हुए उनका स्वागत करता है और स्वयं को उनका सेवक बताता है, मतलब बहुत ही अधिक विनम्र होकर उनसे बात करता है। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बातों बातों में अपने ज़माने की तारीफ़ करते हैं, यानी अपने पुराने समय की बातें करते हैं राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद, और अपने छात्र जीवन की भी प्रशंसा करते हैं कि कैसे हम छात्र समय में 12-12 घंटे तक कुर्सी पर बैठे रहते थे, पढ़ाई करते थे, समय का पता ही नहीं चलता था। और राम स्वरूप उनके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और बोलते हैं कि हाँ वो समय बहुत अच्छा था, रंगीन समय था। मतलब कि
जो लड़के वाले कहते हैं, राम स्वरूप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनका मेन मकसद ये रहता है कि हाँ भाई आप सही हो, तो भाई किसी तरह मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से तय हो जाए, फिक्स हो जाए। आगे फिर वो लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। उसके बाद फिर गोपाल प्रसाद अचानक कहते हैं कि अब बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप इस बात को सुनकर थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि बात विवाह की होनी थी और विवाह को बिजनेस कहे जाने पर उनका चौंकना वाजिब भी था। वो इस बात से थोड़े चौंक जाते हैं। इसी बीच राम स्वरूप चाय नाश्ता लाने के लिए अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर से कहते हैं कि वह भला आदमी है, यानी आपस में दोनों बाप बेटे बात कर रहे हैं कि आदमी तो ठीक है, रहन सहन भी ठीक है, हैसियत से भी ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि लड़की कैसी है। और अपने पुत्र शंकर को बोलते हैं कि तुम कमर सीधी रखो। क्यों? क्योंकि शंकर थोड़ा सा झुककर बैठता है, इसलिए उसके पिता उसको सीधे बैठने को कहते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन मतलब कमर की हड्डी नहीं है, बैकबोन नहीं होने के कारण तुम ऐसे बैठते हो, ऐसा बोलते हैं उसके मित्र। तो वही शंकर अपने बेटे को हिदायत देते हैं कि भाई सीधे होके बैठो, तुम लड़की देखने आए हो। चाय नाश्ता होने लगता है, आपस में सब चाय नाश्ता करते, सिंपल बातें होती हैं, औपचारिक बातें होती रहती हैं। बात बात में गोपाल प्रसाद कहते हैं कि सरकार को खूबसूरती पर टैक्स लगा देना चाहिए। यदि औरतें अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के अनुसार टैक्स देंगी, उनको छोड़ दिया, उनके ऊपर ही छोड़ दिया जाए, तो वो औरतें खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे देंगी। और ये भी बताते हैं कि उनके लड़के के विवाह के लिए और शर्तों में से एक शर्त ये भी है कि उस लड़की का खूबसूरत होना, यानी कि वे अपने लड़के का विवाह उसी लड़की से करेंगे जो लड़की खूबसूरत होगी। गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कहते हैं कि मेरे कानों में भनक पड़ी है, या मुझे पता चला है कि आपकी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, यानी कि उनको कहीं से पता चलता है, तो वो राम स्वरूप से कंफर्म करना चाहते हैं कि भाई मुझे तो सुनाई पड़ा है कि आपकी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ऐसा तो नहीं है ना भाई, हमें तो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मर्दों का काम है ज़्यादा पढ़ लिख के काम करना, योग्य बनना, और औरतें अगर योग्य बन गई, काम करने लगेंगी, तो घर के काम कौन करेगा? उनके हिसाब से सिर्फ मर्दों को हक है पढ़ना और योग्य बनना। औरतें अगर अंग्रेजी की किताबें या अंग्रेजी के अखबार पढ़ने लग जाएंगी और पॉलिटिक्स पर बहस करने लग जाएंगी, तब तो गृहस्थी का तो हो गया सत्यानाश। ये सोच रहती है गोपाल प्रसाद की। राम स्वरूप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि ठीक है भाई, सही कह रहे हैं आप, उच्च शिक्षा केवल पुरुषों के लिए है, क्योंकि उन्हें उस समय क्या करना है, उन्हें उस समय सिर्फ अपनी पुत्री का विवाह उनके पुत्र से तय करना है।